ये आपके दैनिक जागरण का संपादकीय पार्ट है। और मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पार्ट रहता है, जो एडिटोरियल रहते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, या फिर इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। अब आप देखिए, राहुल गांधी के सपनों का भारत, ये बलबीर पुंज के द्वारा लिखा गया है। और इनके ये विचार हैं। ये क्या क्या कह रहे हैं? तो आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव की गहमी चरम पर है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे मुखर आलोचक बनकर उभरे हैं। मोदी का विरोध उनकी पार्टी और व्यक्तित्व के अनुरूप ही है, लेकिन सवाल यही है कि राहुल कैसा भारत बनाना चाहते हैं। इसकी झलक उनके कुछ हालिया बयानों और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से मिल जाती है। बीते दिनों तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे से पता लगाएंगे कि देश का धन किसके और कौन से वर्ग के हाथों में है, जो आपका हक बनता है, वह हम आपको देने का काम करेंगे। और इसके जरिए राहुल देश की समृद्धि बढ़ाने के स्थान पर और उसके पुनर्वितरण की बात कर रहे हैं। यह नीति कोई नई नहीं है। वास्तव में यह राहुल का मौलिक राजनीतिक वैचारिक चिंतन भी नहीं है। वह उस उधार के दर्शन का प्रतिबिंब है जिसे 1969 से 71 में उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वामपंथियों से राजनीतिक समझौते के अंतर्गत आउटसोर्स किया था। और उस समय के भारत में भुखमरी और महंगाई के साथ टेलीफोन, सीमेंट, इस्पात, कार, स्कूटर से लेकर दूध, चीनी, तेल, अनाज आदि खाद्य वस्तुओं की बाजारी और उसके लिए लगने वाले लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखती थी। गरीबी भी हटाने और समानता लाने हेतु देश में 97.7% तक आयकर था। और इस मार्क्स लेनिन स्टालिन प्रेरित समाजवादी व्यवस्था से देश में कालाधन, भ्रष्टाचार, गरीबी और कपट कई गुना बढ़ गया। और स्थिति इतनी विकट हो गई कि 1991 में देश को अपनी देनदारियों को पूरा करने हेतु विदेशी बैंकों से में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। और इस अभिशाप रूपी वाम विचारधारा ने से तब भारत की ग्रस्त नहीं था। और चीन में आप देखिए, माओ 1949 से 1976 तक, कंबोडिया में पोल पाट का शासनकाल 1975 से 1979 भी इसी चिंतन का भयावह परिणाम देख चुका है। और वहाँ की सामाजिक आर्थिक अन्याय को समाप्त करने हेतु निजी संपत्ति, स्वामित्व और धन संपदा को समाप्त कर दिया था। और ऐसे अव्यवहारिक उपायों से न केवल मानवाधिकारों का भीषण हनन हुआ, अपितु करोड़ों लोगों की मौत तक हो गई। आज चीन इसलिए चमक रहा है क्योंकि चीनी सत्ता अधिष्ठान समय को भांपते हुए अपनी विशुद्ध वाम नीतियों को दशकों पहले तिलांजलि दे चुका है। वर्तमान भारत में पिछली सदी के अंतिम दशकों तक जारी नीतियों से उपजी लचर स्थिति से बाहर निकलकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका। और आप देखेंगे शीघ्र ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। काल वह वामपंथी जुमले अब भारतीय जनमानस को आकर्षित नहीं करते हैं। आज का युवा आकांक्षावान है और वह समृद्धि और आर्थिक विकास को लांछित नहीं अपितु अपनाना चाहता है। इस आमूलचूल परिवर्तन में नीतिगत सुधारों के साथ भारतीय उद्यम क्षमता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और जिसे एक समय पनपने नहीं दिया गया। आप देखेंगे, करीब 50 वर्ष पहले जिन अपशब्दों से वामपंथी पश्चिमी समूह टाटा, बिरला जैसे औद्योगिक समूहों को निशाने पर रखते थे, वही अब अंबानी, अडानी समूह के लिए उपयोग होते हैं। राहुल गांधी भारतीय औद्योगिक घरानों को तो कोसते हैं, परंतु विदेशी कंपनियों के खिलाफ वैसी मुखरता नहीं दिखाते हैं। कोरोना काल में स्वदेशी कोविड टीके के बजाय विदेशी वैक्सीन पर राहुल का अधिक विश्वास इसका प्रमाण है। इसका कारण क्या है? क्या राहुल औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं? राहुल गांधी भारत को राष्ट्र के बजाय राज्यों का संघ बता चुके हैं। यह विचार उन्हीं विदेशी विचारधाराओं के अनुरूप है जिसमें देश के मूल सनातन दर्शन, संस्कृति, पहचान और इतिहास के प्रति हीन भावना और भारत को राष्ट्र नहीं मानने का चिंतन है। जब राहुल के सहयोगी दल द्रमुक के नेता ने खुलकर सनातन को मिटाने का आह्वान किया, तब वह न केवल चुप रहे अपितु उनकी पार्टी के कार्ति चिदम्बरम और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे इसका समर्थन करते नजर आए। और राहुल को भारत की पहचान श्री राम के जन्मभूमि मंदिर जाना भी स्वीकार नहीं है और उनके लिए बहुसंख्यक हिंदू सांप्रदायिकता के पर्याय हैं, परंतु वह काफिर कुफ्र अवधारणा से पीड़ित तत्वों के खिलाफ अक्सर मौन रहते हैं। इसी प्रकार
उनके जितनी आबादी उतना हक सरोखे विचार में राष्ट्रीय पहचान भारतीय गौण होकर जाति प्रमुख हो जाती है, और इससे हिंदू समाज में जाति विभाजन की खाई और गहरी होगी या राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होती है होगा। और इधर राहुल गांधी भाजपा के जीतने पर जिस संविधान के बदलने खत्म करने का खौफ दिखा रहे हैं, उसकी पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि भारतीय संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश कांग्रेस ने ही किए हैं। राहुल गांधी ने 2013 में अपनी सरकार के एक अध्यादेश की प्रति को सार्वजनिक रूप से फाड़कर फेंक दिया था। असल में राहुल विशेष अधिकार की भावनाओं से ग्रस्त हैं। केवल उन्हें ही कोई भी विचार रखने और सब अपने अनुकूल लोक जनमानस और तंत्र मीडिया न्यायालय सहित चलाने का देवी अधिकार है। अब राहुल को मोदी का विकल्प बनना और उनसे वैचारिक राजनीतिक रूप से अलग दिखना है। इस होड़ में वह जो वादे और विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें भारत कैसा होगा? क्या लोकलुभावन नीतियों के नाम पर सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस राज की वापसी होगी, जिसमें अतीत के दौर की तरह रोजमर्रा की वस्तुओं की कमी के साथ कालाबाजारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी और भ्रष्टाचार चरम पर था? क्या उनके विचारों पर चलने वाली सरकार भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगी, या फिर उस स्थिति में पहुंचा देगी जब देश की आर्थिक तबाह हो गई थी आर्थिकी? और क्या पाकिस्तान और श्रीलंका में बदहाली का कारण इसी प्रकार की राजनीति नहीं रही है? इस पर विचार करते हैं कि अगले 5 वर्षों में भारत की तस्वीर कैसी होगी। क्या वह प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुरूप बनेगी, और जिसमें देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है, या फिर वैसे ही जिसका ताना बाना राहुल गांधी बन रहे हैं? इसका उत्तर मतदाताओं की विवेक पर निर्भर। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, तो इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, आपकी राय मायने भी रखती है। शिक्षा पर और अधिक खर्च आवश्यक है, और मैं तो कहता हूँ, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये हर किसी की मूलभूत ज़रूरतें हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक पढ़ सकता है कोई, वहाँ तक फ्री होना चाहिए। लंदन की एक उच्च शिक्षा विश्लेषण कंपनी क्वाकोरेली साई मंड्स यानी कि क्यूएस की ओर से जारी ताजा विश्व रैंकिंग में 49 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है, और दुनिया के उत्कृष्ट संस्थानों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू को 20वां स्थान मिला है, और इसे देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय आंका गया है। वहीं आईआईएम अहमदाबाद व्यवसाय एवं प्रबंधन अध्ययन की श्रेणी में विश्व के शीर्ष 25 संस्थानों में से एक है। इस तरह आईआईटी मद्रास, दिल्ली और मुंबई ने भी दुनिया के 50 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाई है। जेएनयू लंबे समय से देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में रहा है, और 1969 में स्थापना के बाद से ही यह सदैव उत्कृष्टता, रचनात्मक और बौद्धिकता की अनवरत तलाश में रहा है। विचारों की दुनिया में जेएनयू का विशेष स्थान है। इसमें भारत और विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, इसके बारे में खुलकर विचार रखे जाते हैं। जेएनयू ने गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना संभव बनाया है। इसलिए इसे देश का सबसे सस्ता विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इसने हाल में भारतीय भाषा केंद्र की शुरुआत भी की है। जेएनयू में सामाजिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के साथ ही बदलते समय में आयुर्वेद एवं परंपरागत संगीत, आधुनिक चिकित्सा, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरू की जा चुकी है। मंत्री, नोबेल विजेता और चर्चित नौका साथ देने का श्रेय भी जेएनयू को है। क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से शोध केंद्रों का विस्तार करने वाले देशों में से भी एक है, और 2017 से 2022 के बीच देश में शोध कार्यों में 54% तक की वृद्धि हुई है, जो न केवल वैश्विक औसत के दोगुने से अधिक है, बल्कि पश्चिमी समकक्षों से भी काफ़ी आगे है। इसके चलते भारत अब शोध के क्षेत्र में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस अवधि में आप देखिए 13 लाख अकादमिक शोध पत्र तैयार किए गए हैं, और मौजूदा गति को देखते हुए भारतीय शोध उत्पादकता में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के करीब। यह भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और साथ ही वैश्विक शिक्षा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रमुखता को भी दर्शाता है। आज इजराइल ने भी यह दिखा दिया कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश के पास दीर्घकालिक और सार्थक स्तर पर ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है। देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी, उतने ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। जो राष्ट्र अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने में विफल रहता है, वह आर्थिक अस्थिरता में फंसता रहता है। अनुसंधान एवं विकास की बेहतर जीवन के द्वार खोलता है। इसे देखते हुए भारत में पिछले साल राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का गठन हुआ था। देश में प्रतिभा की
कोई कमी नहीं है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता एवं भारतीय ज्ञान परंपरा ने प्राचीन समय से विज्ञान प्रौद्योगिकी को एक मजबूत आधार दिया है। आर्यभट्ट हों और श्रीनिवासन रामानुजन जैसे प्रतिभाशाली लोगों ने पूरे संसार को एक नई राह दिखाई है। सवाल यह उठता है कि शोध की इतनी योग्यता रखने वाला देश इतने कम घरेलू नव परिवर्तन क्यों पैदा करता है। शायद इसका उत्तर यही है कि हमने अनुसंधान और विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना अन्य देशों ने दिया है। जहां चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने शिक्षा पर बहुत अधिक खर्च किया, वहीं हम आज तक उचित बजट की बाट जोह रहे हैं। अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6% है और विश्व औसत आप देखिए 1.8% से काफ़ी नीचे है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान उनके सकल व्यय का 40% से कम है, जबकि उन्नत देशों में यह आंकड़ा 75% से अधिक है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इससे उभरने के लिए नवीन पहल कर रही है। डिजिटल विश्वविद्यालय और गति शक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है और इन नए प्रयासों के चलते ही वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 132 देशों की सूची में 40वें स्थान पर आया है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था, जो एक बड़ा सुधार है। इन उपलब्धियों के साथ ही देश की शिक्षा के समक्ष कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं और जिनका समाधान किया जाना समय की मांग भी है। और उच्च शिक्षा तक सभी की पहुंच, वैश्विक वित्तीय स्पर्धात्मकता और मानकों में सुधार के लिए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने आप देखिए 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि उच्च शिक्षा में फेलोशिप बढ़ाई जाए, छात्रों को सस्ती दर पर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की जाए और कौशल आधारित पाठ्यक्रम में सब्सिडी दी जाए, जिससे यह विश्व रैंकिंग लगातार बढ़ती रहे। और इसके अलावा रेवड़ी के दायरे में आने वाली विभिन्न योजनाओं का पैसा भी शिक्षा क्षेत्र में लगाना समय की मांग है। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालक बनने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों एवं एक मजबूत बाजार क्षमता, असाधारण प्रतिभाएं और मितव्ययी नवाचार की एक संपन्न संस्कृति है। जरूरत है तो उचित बजट एवं प्रतिभाओं के सही मार्गदर्शन की। यह काम शिक्षा पर अपेक्षित बजट खर्च करके ही किया जा सकता है। लेखक जेएनयू के अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। इनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार तिवारी। सांसारिक सुख तो विकास के दो पथ हैं, बाहरी और आंतरिक। आज बाहरी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक सोच ने इसे अकल्पनीय गति दी है। विकास की हर दौड़ में वह आगे बढ़ता जा रहा है। आज बाह्य विकास इतना हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना का कुछ अता पता भी नहीं है, क्योंकि उस ओर किसी का ध्यान भी केंद्रित नहीं हो पा रहा है। बाहर तो उजाला फैलता जा रहा है और भीतर गहन अंधकार ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। अंधकार को हटाए बिना उजाला कैसे मिल सकता है? उजाले के बिना सुख शांति और तृप्ति कहाँ? और आप देखिए, मनुष्य की जिस ऊर्जा का उपयोग अंधकार को हटाने के लिए होना चाहिए था, वह निरर्थक कार्यों में बह रही है, और जिस ऊर्जा का उपयोग चेतना के रूपांतरण के लिए होना चाहिए था, वह बाहरी संचालन में खप रही है। क्योंकि आज आदमी केवल देह की परिधि में ही जी रहा है। वह संसार के सुख को ही सब कुछ मान बैठा है और उसकी समग्र दृष्टि बाहर की तरफ ही लगी हुई है। इस बाह्य दौड़ को ही वह पूर्णता की कसौटी समझ रहा है। वह इस सच्चाई को भूल रहा है कि बाह्य पदार्थों में जो सुखानुभूति वह कर रहा है, उसे केवल मृग तृष्णा ही कहा जा सकता है। मनुष्य को सुखाभास की अनुभूति से स्वयं को ऊपर उठाकर आनंद एवं तृप्ति की अनुभूति में प्रविष्ट होना है। आनंद आत्मा का स्वभाव है और सुख दुख शरीर का स्वभाव है। इसलिए निजानंद में प्रवेश करना अपेक्षित स्वयं के भीतर डुबकी लगाकर ही आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया, उसने सर्वस्व पा लिया। सांसारिक सुखों की मृग मरीचिका से बाहर निकल कर अपने ही अंतस की गहराई में उतर जाना श्रेयस्कर है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। इस समान संहिता की जमीन, तो देखिए यूसीसी की बात हो रही है और आप सभी को बता दें कि सबके लिए समान कानून की। अभी आप देखते हैं कि क्रिमिनल जो कानून रहते हैं वो तो सबके लिए समान रहते हैं, लेकिन सिविल कानून रहते हैं वो अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे शादी का मामला देख लीजिए, गोद लेने का मामला देख लीजिए, तलाक का मामला देख लीजिए, संपत्ति में बंटवारे का मामला देख लीजिए।
ये अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करने की जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने आशा जताई कि जैसे उत्तराखंड में सभी ने इस संहिता को स्वीकार किया है, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पर सहमति बनेगी। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए यह अवश्य कहा था कि राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए समान संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, लेकिन इसका यह आशय कदापि ना था कि इसके लिए अनंत काल तक प्रतीक्षा की जाएगी। और यह सच यह है कि संविधान लागू होने के बाद किसी भी केंद्रीय सत्ता ने समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की है। उल्टे जब भी किसी दल और यहाँ तक कि किसी की उच्चतम न्यायपालिका ने इसकी आवश्यकता जताई तो वोट बैंक की सस्ती राजनीति के चलते लोगों और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया गया। यह काम अब भी किया जा रहा है। बीते दिनों ही ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं है। इस संहिता का विरोध संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं का निरादर ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी हुई है। आखिर इसमें क्या समस्या है? यदि देश के सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार आदि के कानून एक जैसे हों सबके लिए, समान नागरिक संहिता का निर्माण भाजपा के मुख्य मुद्दों में से एक है। चूंकि वह अपने दो मुख्य मुद्दे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर चुकी है, और इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करे। और घोषणा पत्र में इसका उल्लेख करने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के निर्माण की चर्चा कर यही संदेश दिया कि अब उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाएगा, और ऐसा किया जाना समय की मांग भी है और भारतीय समाज की आवश्यकता भी है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित अलग अलग कानून होने से एक तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और दूसरे लोगों में यह आवश्यक संदेश नहीं जा रहा कि हम सब भारतवासी एक जैसे कानून से संचालित हैं। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकत्व की भावना को बल प्रदान करने का काम तो करेगी ही, पंथ मजहब की विभाजनकारी राजनीति पर भी लगाम लगाएगी। समान नागरिक संहिता की जमीन तैयार करते समय भावी केंद्र सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उसे लेकर झूठ के सहारे वैसा दुष्प्रचार ना होने पाए जैसा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किया गया था। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा आप लोग। पुलिस के लिए चुनौती। पंजाब में एक बार फिर धार्मिक संगठन के नेता की हत्या के मामले में पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल का हाथ सामने आने से पुलिस के लिए चुनौती बढ़ गई है, और इससे पहले भी टारगेट किलिंग की कई घटनाएं राज्य में हो चुकी हैं। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी, जलंधर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जगदीश गगनेजा, फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या सहित कई और वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। अब नंगल में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष विकास प्रभाकर की दुकान में घुसकर हत्या चिंतित करने वाली है। यह हत्याकांड इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव के लिए गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। राज्य में 1 जून को मतदान होना है। अभी लगभग 1.5 माह का समय है, और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को यह देखना होगा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से माहौल खराब करने की साजिश कामयाब ना हो पाए, और विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों की हत्या में किस किसका हाथ है, इसका पता शीघ्र लगाया जाना चाहिए। आखिर हत्या करवाने वालों का मकसद क्या है, इसके बारे में गहन जांच होनी चाहिए और यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। चूंकि पाकिस्तान सहित कुछ और देशों में छिपे असामाजिक तत्व सीमा पार से पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रचते रहते हैं, और इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। पिछले विदेश में छिपे वांछित आतंकियों एवं गैंगस्टरों को भारत लाने की प्रक्रिया में भी तेजी लानी चाहिए, और जब तक भारत लाकर देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को सजा नहीं दी जाएगी, तब तक आतंकियों और गैंगस्टरों का दुस्साहस बढ़ता ही जाएगा। सर्वोपरि हो बच्चों की सुरक्षा। बच्चे कहते हैं कि भविष्य भी है हमारे देश का। तो पिछले दिनों हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुई स्कूल बस दुर्घटना ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, और जानलेवा लापरवाही के सामने रखती यह दुर्घटना हर स्तर पर बढ़ती गई असावधानी का परिणाम है। एक निजी स्कूल की उस बस में हादसे के समय करीब 40 बच्चे सवार थे। सबसे भयावह पक्ष तो यह है कि स्कूल बस का चालक नशे में था। बच्चों स्थानीय लोगों के अनुसार चालक नशे में अनियंत्रित गति से बस चला रहा था। साथ ही वाहन रखरखाव से जुड़े कागजातों में भी उस बस के दुरुस्त न होने की बातें सामने आई हैं। ऐसे में मासूमों का जीवन छीनने और देश भर के अभिभावकों को भय के घेरे में लाने वाला यह दर्दनाक हादसा कई सवाल उठाता है।
धोखा दे कि कुछ ही दिन में ऐसे हादसे भुला दिए जाते हैं। ना तो स्कूल वाहनों के रखरखाव की स्थिति को गंभीरता से लिया जाना जाता है, ना ही चालकों के प्रशिक्षण को। और यही वजह है कि बच्चों का अनमोल जीवन पहली बार ऐसी लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ा। बच्चों के घरों से स्कूल और स्कूल से घर तक की यात्रा से जुड़े लापरवाही देश के किसी न किसी हिस्से से सामने आती रहती हैं। कई मोर्चों पर असावधानी बरतने के उदाहरण पहले भी सामने आए हैं। अपने बच्चों को खो देने वाले परिवार कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा के भंवर में फंस जाते हैं। महेंद्रगढ़ में हुए इस हादसे में तो एक परिवार ने अपने 2 बच्चों को खोया है। सवाल यह है कि क्यों बिना किसी गलती के इन अभिभावकों को जीवन भर के लिए इस दुख का दंश मिलता है। चिंतनीय यह भी है कि ऐसी दुर्घटनाओं के बाद कई बच्चे अपनी शारीरिक चोट से नहीं उबर पाते हैं, सदा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। साथ ही ऐसे हादसे उस समय वाहन में सवार बच्चों के मनोविज्ञान पर भी दुष्प्रभाव डालते हैं, बालमन को भय और अनिश्चितता के घेरे में ले लेते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि हमारे यहाँ बच्चों का स्कूली सफ़र कई तरह के खतरों से भरा है। कहीं छोटे वाहन जैसे ऑटो और वैन में एक निश्चित संख्या से ज़्यादा बच्चे सवार होते हैं, तो कहीं स्कूल की बड़ी बसों के चालक सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हुए दिख जाते हैं। यहाँ तक कि रफ्तार से जुड़े नियम कानून का पालन भी नहीं किया जाता है, और इसके चलते न केवल बच्चों की जान में जोखिम में रहती है, बल्कि परिजनों को भी नौनी हालों के साथ किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। और याद रहे, ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाकायदा एक गाइडलाइन तैयार की गई है। जरूरी है कि हर स्तर पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इन नियमों का पालन किया जाए। अभिभावक भी जागरूक होकर स्कूल बसों की सुरक्षा की पड़ताल करते हैं। और आप देखते हैं कि जब हादसा हो जाता है तो बड़ी हाय हाय मचती है, और उसके बाद आप लोग देखते होंगे कुछ समय के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो बड़ी परेशानी रहती है। ये भी आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, इसे भी देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्ति। और आप देखते हैं कि कोई भी देश हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, या कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी पर आप देखते हैं कि पशु पक्षियों पर, जानवरों पर, हर किसी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता के रणजीत सिंह बनाम भारत संघ मामले में कहा कि जनता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है। और वस्तुतः जलवायु परिवर्तन को पृथ्वी के जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव के रूप में समझा जा सकता है, और जिसमें बढ़ते तापमान और चरम मौसम की घटनाएं शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता, कृषि, जल संसाधनों और मानव कल्याण के लिए खतरे पैदा होते हैं। इस कारण बस मानव जाति के एक स्थायी भविष्य के लिए तत्काल कार्रवाई और सामान्य प्रयास आवश्यक हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह आज का गैर इंडियन वस्टर्ड GIV की घटती आबादी और अन्य प्रजातियों पर मंडराते खतरे के संदर्भ में थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को देखते हुए कहा कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत विकास अवधारणा की समग्र समझ की आवश्यकता अनिवार्य है, और जीवन का अधिकार भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। और जलवायु परिवर्तन से हुई प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा हो गई, बाढ़ हो गई, फसल खराब होने के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी, कोरोना जैसी बीमारियों में वृद्धि, बढ़ती वायु प्रदूषण से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्रभावित होता है। और साथ ही जलवायु परिवर्तन से उपजे समस्याएं विस्थापित लोग, जनजातीय महिलाएं, गरीबों के जीवन के अधिकारों के साथ अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। चूंकि जनजातीय महिलाएं एवं गरीब समुदाय समृद्ध समाज की अपेक्षा पर्यावरण पर अधिक निर्भर रहते हैं। उल्लेखनीय कि अनुच्छेद 21 से आप देखेंगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देता है, और जबकि अनुच्छेद 14 इंगित करता है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्राप्त होगा। न्यायालय ने कहा कि भारत में जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़ी चिंताओं से संबंधित कोई एकल या व्यापक कानून नहीं है। और आप देखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने GIV के निवास स्थान को खोने से बचाए जाने की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता से प्रभावित स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं होता है। और संविधान के अनुच्छेद 48 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य पर्यावरण, जंगल और वन्यजीवों की रक्षा तथा उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। और सामाजिक एवं आर्थिक लाभ, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करना हमारे लिए यह अब विकल्प नहीं अपितु एक आवश्यकता बन गई है। बढ़ती आबादी एवं क्रय क्षमता में वृद्धि होने से आगामी 2 दशकों में वैश्विक ऊर्जा की खपत लगभग 25% तक हिस्सेदारी भारत की हो सकती है। साथ ही बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण होने वाली हानि से बचाव हित
हेतु सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर जोर देने की आवश्यकता है। इस प्रकार गैर जीवाश्म ईंधन को अपनाने की भारत की प्रतिबद्धता केवल एक रणनीतिक ऊर्जा लक्ष्य नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। भारत इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश न केवल इन जरूरी पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करता है, बल्कि ढेर सारे सामाजिक एवं आर्थिक लाभ भी मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021 में जीआईबी को बचाने के लिए सभी बिजली के तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया था। भारत संघ ने अपील में कहा था कि ऐसे कठोर निर्देशों ने नवीन ऊर्जा स्रोतों में निवेश मुश्किल हो जाएगा। और आप देखेंगे 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारत संघ की बात मानी और अपने दिशा निर्देशों को संशोधित किया ताकि जीआईबी की निवास स्थल की सुरक्षा के साथ साथ समूचे पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सके। एमसी मेहता बनाम कमलनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत प्रतिपादित किया और जिसमें कहा गया कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल या नदी किसी भी निजी उपयोग के लिए काम में नहीं लाए जाएंगे। वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत सरकार मामले में कोर्ट ने एहतियाती सिद्धांत प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और प्रदूषण फैलाने वाले भुगतान करेगा सिद्धांत को भारतीय वातावरण के संदर्भ में प्रासंगिक बताया, जो इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ मामले में दोबारा स्थापित हुआ। एमसी मेहता बनाम कमलनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट को जिस अधिकार को मानने में हिचक थी, अब कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने के अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया है। विश्व में ऐसा करने वाला सबसे पहला प्रमुख देश भारत है। यह निर्णय केवल अन्य देशों के लिए एक मिसाल साबित होगा, अपितु पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य तक पहुंचने में भी काफ़ी मददगार होगा। और इससे इतर इस नए मौलिक अधिकार के बनाए जाने से देश को औद्योगिक विकास के रुकने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यह निर्णय सरकारों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए बाधक का काम कर सकता है। इस हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक निर्णय के अतिरिक्त अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाने चाहिए। जैसा कि हमारे संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, अपितु उन पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और इस मौलिक अधिकारों का हनन भी ना हो और साथ में देश का विकास भी बाधित ना हो। आशा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु निश्चित ही मील का पत्थर साबित होकर देश में सतत विकास के वैश्विक सिद्धांत को अब व्यवहारिक रूप देने में सहायक होगा। इस तरह के आर्टिकल लिखे जाना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए, ये मदद पहुँचाएंगे आपको। तो शशांक राय अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में, इनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व, तो प्रोफेसर विधि शंकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सिद्धार्थ मिश्रा के द्वारा ये लिखा गया है। तो एक वन्यजीव कार्यकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के संरक्षण के लिए निर्णय सुनाया है। जीआईबी मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाला एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी है। केंद्र द्वारा जताई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को अध्यक्षता वाली बेंच ने रेखांकित किया है कि स्वच्छ वातावरण के बिना जीवन का अधिकार पूरी तरह से साकार नहीं होता है। स्वास्थ्य का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। वायु प्रदूषण, वेक्टर जनित बीमारियों में बदलाव, बढ़ते तापमान, सूखा, फसल की विफलता के कारण खाद्य आपूर्ति में कमी जैसे कारकों के कारण प्रभावित होता है। तूफान और बाढ़ से यह पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में पराली जलाने और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इन फैसलों से वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है और पर्यावरणीय जवाबदेही का एक उदाहरण स्थापित हुआ है। हालांकि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए हमें गरीबी जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना होगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 तक 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। बाढ़, सूखा और लू जैसी चरम मौसमी घटनाएं कृषि उत्पादन को प्रभावित करती हैं, जिससे किसानों की आय कम होती है और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, गरीबी का दायरा बढ़ता है। इस दुष्चक्र में सबसे अधिक प्रभावित हैं वे समुदाय होते हैं जो जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान देते हैं, एक तरह से करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमें बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। किसानों को बदलती मौसम के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें सूखी प्रतिरोधी फसलें, कुशल सिंचाई और प्रणालियों, विविध कृषि पद्धतियों का ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आर्थिक संकटों से गरीबों की रक्षा के लिए खाद्य सब्सिडी, नगद हस्तांतरण, बेरोजगारी भत्ते जैसे कार्यक्रमों को मजबूत करना आवश्यक है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच में निवेश करना आवश्यक है।
इन नीतिगत प्रयासों के साथ साथ हमें एक जन आंदोलन की आवश्यकता है, जहां हर नागरिक जलवायु परिवर्तन से निपटने में अपनी भूमिका को समझे और उसे निभाए। और जब जागरूकता कार्रवाई में बदलती है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी सामूहिक प्रयासों में परिवर्तित होती है, तो हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पर्यावरण संरक्षण एक साझा मूल्य व जीवित वास्तविकता बन जाती है। जलवायु परिवर्तन केवल अदालतों, सरकारों के लिए हल करने की समस्या नहीं है, यह जिम्मेदारी हम सबकी है और हमें इसके बारे में और अधिक जानने एवं कुछ आदतें बदलने की ज़रूरत भी है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की अगर यहाँ बात हो रही है, विश्व बैंक की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 में हुई थी। तो इस तरह के संस्थानों के बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। आदमी का स्वभाव खरी खरी तंज खसा जा रहा है, ये राजनीति की बातें हो रही हैं, तो पढ़ना हो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की भी कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा अगर आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक देंगे, 100% देंगे तब। धन्यवाद।